तुमने रईसी के किस्से अंबानी, अडानी और टाटा के तो सुने ही होंगे, पर इंडिया में 250 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं, जिनमें से मेजॉरिटी को तो तुम जानते भी नहीं हो। Hey, the guy you see next to me is the world's youngest billionaire, and he's not even 30. India's richest woman, Savitri Jindal, matriarch of the OP Jindal Group, with a net worth of $35.5 billion. जहां ईयर 2000 में इंडिया में कुल 19 बिलियनियर्स थे, वहीं आज इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में जो 100th पोजीशन पर भी है, उसके भी $3 बिलियन की नेटवर्थ है। जिस देश का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ 27 फ्लोर की प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहता है, उस प्रॉपर्टी की वर्थ $5 बिलियन है। तो वहीं 1.5 बिलियन की नेटवर्थ वाले गौतम सिंघानिया मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में जाते हैं। वहीं इंडिया में 1 बिलियनियर ऐसा भी है जो आज भी गांव में रहता है, साइकिल चलाता है। एक तरफ आनंद महिंद्रा दिन भर ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, अपने फॉलोअर्स को रिप्लाई करते हैं। CEO who says he or she doesn't have time for Twitter is essentially saying they don't have time for customers, for R&D and for talent. तो वहीं पतंजलि के बिलियनियर ओनर आचार्य बालकृष्ण ना तो ज्यादा इंटरव्यूज देते हैं, ना ही वो निखिल कामत की तरह सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। जहां रतन टाटा ने कभी शादी नहीं करी या ये कहें कि उन्हें शादी करने का मौका नहीं मिला, तो वहीं विजय माल्या ने तो 3 शादी करी, इंक्लूडिंग इस थर्ड वाइफ जो उम्र में उनसे 23 साल छोटी है, और जिसे विजय माल्या ने अपनी एयरलाइंस में 2011 में जॉब दी थी एयर होस्टेस की। आई नो ये सब सुनने में बहुत शॉकिंग है, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है इस वीडियो की। इस वीडियो में इंडियन बिलियनियर्स के बारे में तुम्हें ऐसी बातें, ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जिनको सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, जिनको सुनकर तुम बिलियनियर शब्द पर ही डाउट करना शुरू कर दोगे, जिनको सुनकर तुम्हें यह पता चलेगा जब सेम अमाउंट ऑफ मनी अलग अलग तरह के लोगों के हाथ में आती है तो उसको कितने अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीकों से प्रयोग करा जा सकता है। कई लोगों का सपना होता है लाइफ में $1 बिलियन कमाना, उन्हें जब पता भी नहीं होता कि $1 बिलियन होते कितने हैं, तो रतन टाटा ने $1 बिलियन से ज्यादा की तो डोनेशन कर रखी है, उससे हॉस्पिटल, एजुकेशन सेंटर और एनिमल हाउसेस बनवाए हैं, और इसीलिए शायद रतन टाटा जैसे बिलियनियर की लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। उनके देहांत पर पूरा देश उदास होता है। पर बिलियनियर्स की इस लिस्ट में सिर्फ अच्छे लोग नहीं है, बहुत सारे बैड बॉय बिलियनियर्स भी हैं, जैसे रेमंड के सीईओ गौतम सिंघानिया, जिन्होंने अपनी पूरी वेल्थ को इंडिया में कमाया, पर शौक उनके किसी फॉरेन बिलियनियर से कम नहीं है। फिर चाहे वो लग्जरी कार जोन करना हो, स्पोर्ट्स कार से ड्रिफ्टिंग करना हो, या फिर अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक सुपर लग्जरियस याट पर एक वेकेशन स्पेंड करना हो। अब ऐसे बहुत सारे सपने तो मेरे भी थे और मेरी तरह तुम्हारे भी होंगे, एंड पैसे शायद तुम्हारे मटीरियलिस्ट शौक तो पूरे कर सकते हैं, पर फैमिली ड्रामा, प्रॉपर्टी पर लड़ाइयों से नहीं बचा सकते। क्योंकि सच तो ये है कि गौतम सिंघानिया ने अपने खुद के पिता को घर से निकाल दिया था, He's thrown me out of my own house. जिस पर मीडिया ने तो उनकी इमेज पर बहुत कीचड़ उछाली। क्योंकि जैसे विजय माल्या आज कितनी ही कोशिश कर लें पॉडकास्ट कर कर मीडिया नैरेटिव बनाने की अपने फेवर में, No, please feel free to counter me. If there's something that you feel is debatable or you want to make a counterpoint, I'm ready for it. लग्जरी पार्टीज, लग्जरी स्पोर्ट्स कार और ब्यूटीफुल वुमेन, इन तीनों चीजों का शौक तो उनमें भी बहुत है। हाँ, शायद गौतम सिंघानिया, विजय माल्या, दीपेंद्र गोयल जैसे बिलियनियर्स की लग्जरी, उनके महंगे शौक, उनके लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पर वायरल ना हो, उनको इतनी लाइमलाइट ना मिले जितनी अनंत अंबानी की 1000 करोड़ की वेडिंग को मिली थी, या शायद वो अपनी लाइफ को लोगों के सामने लाना ना चाहते हो, क्योंकि एट द एंड ये भी तो एक चॉइस है। तभी तो कुछ बिलियनियर्स का लाइफस्टाइल, उनकी नेटवर्थ, उनके शौक, उनके बारे में हर एक न्यूज शायद स्कूल जाते बच्चों को भी पता हो। वहीं कुछ ऐसे भी बिलियनियर्स हैं इंडिया में जिनको तुम रोज देखते हो, जानते हो, शायद उनके प्रोडक्ट्स रोज यूज भी करते हो, पर शायद सपने में भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये इंसान एक बिलियनियर। मेरे को कल कोई कह रहा था, मुंबई में था, बोले अच्छा जी आपका जो ना पहले आप विश्व के धनी में इतने लोगों में आते थे, अब इतने लोगों में चलेगा। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो जिस पैसे को इंडिया में ईवल माना जाता है, हर परेशानी का जड़, उसका रीजन माना जाता है, जिसको लोग दिखाने में डरते हैं कि कहीं नजर ना लग जाए, उस पैसे से ये बिलियनियर्स ना सिर्फ एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, बल्कि अपनी वाइल्डेस्ट फैंटेसीज को भी पूरा करते हैं। फिर चाहे वो 21 करोड़ की एक वेडिंग ड्रेस लेना, 100 करोड़ का प्राइवेट जेट लेना हो, या फिर एक पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अपने नाम कर लेना। हाँ, 8000 करोड़ का नंबर तुम्हें बिलियनियर का एक टैग जरूर दिलवा देगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देगा। पर तुम्हारे पास 8000 करोड़ हो या 80,000 करोड़, पैसा ना तुम्हारी पर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर बना सकता है, ना तुम्हारा फैमिली ड्रामा सॉल्व कर सकता है, ना ही तुम्हारी रेपुटेशन बचा सकता है। हाँ, उस खराब हुई रेपुटेशन को ठीक करने की कोशिश में पीआर स्टंट जरूर करवा सकता है। देखिए, केएल मेरे लिए हमेशा से फैमिली रहे हैं और फैमिली ही रहेंगे। जहां एक तरफ अंबानीज और अडानीज में सबसे अमीर कौन बनने का कंपटीशन लगा हुआ है, वहीं विजय माल्या के नाम
नाम की बैंगलोर में रैली निकल रही है क्योंकि उसने 18 साल पहले विराट कोहली को आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था। संजीव गोयनका एक इंस्टाग्राम मीम बन चुके हैं। तो दूसरी तरफ शिव नादर, करसन भाई पटेल, विकास ओबरॉय, सावित्री जिंदल जैसे बिलियनियर्स को लोग जानते तक नहीं है। तो दूसरी तरफ न्यू एज बिलियनियर जैसे निखिल कामत तो अटेंशन इकोनॉमी की रेस में भी खुद उतर गए हैं, अपना खुद का पॉडकास्ट यूट्यूब पर शुरू करके। तो शायद सिर्फ 8,000 करोड़ भी काफी नहीं है इंडिया में फेमस होने के लिए। और फेमस हो भी गए तो जरूरी नहीं कि लोगों की नजर में तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी हो, क्योंकि मनी के तो कॉन्सेप्ट से ही इंसान को जेलेसी और डर लगने लगता है। पर फिर क्यों रतन टाटा और असीम प्रेमजी जैसे बिलियनियर्स को लोग भगवान की तरह ट्रीट करते हैं? और जब पैसा है तो पॉलिटिकल पावर का, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने पर मोदी जी गौतम अडानी की मदद तो करते हैं, पर वही मोदी जी निखिल कामत के पॉडकास्ट पर जाने के बावजूद भी जीरोधा को एक बैंक बनने की परमिशन क्यों नहीं दिला सकते? इतना फैसिनेटिंग, माइंड बेंडिंग और कंफ्यूजिंग है बिलियनियर्स की ये दुनिया की ऐसा सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या बिलियनियर्स में भी एक पावर रेप्यूटेशन की हायरार्की एग्जिस्ट करती है? इंडियन बिलियनियर्स की पावर, उनके पैसे कमाने के तरीके, उनका रिच लाइफस्टाइल और उनके कुछ घिनौने काम फैमिली ड्रामास, जो सब तुम एटलीस्ट एक बिलियनियर से तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, वो सब तो आगे मैं तुम्हें भी बताने वाला हूँ। तुम्हें ये भी समझ आएगा कि ये लोग बिलियनियर बने कैसे, इतना पैसा इन्होंने कमाया कहां से। क्या पता शायद तुम भी इन्हें कॉपी करके इंस्पिरेशन लेके खुद एक बिलियनियर बन जाओ, who knows? पर सबसे पहले तुम्हें ये बताना जरूरी है कि इंडियन बिलियनियर्स की इस लिस्ट में किस तरह के नमूने एग्जिस्ट करते हैं। क्रेजी रिच इंडियन बिलियनियर्स की बात हो और अंबानी का नाम ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता। रिहाना को 50 करोड़ रुपए दिए गए परफॉर्मेंस के, पूरे बॉलीवुड को इनवाइट किया गया, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग तक को ट्रेडिशनल इंडियन कुर्ता पहना दिया और रिपोर्टेडली 1000 करोड़ रुपए खर्च दिए गए 3 दिन के वेडिंग फंक्शंस पर। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट के साथ सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए हफ्ते भर तक सबसे बड़ी न्यूज थी। पूरे सोशल मीडिया को मानो अपने बेटे की वेडिंग वीडियो से हैक कर दिया था मुकेश अंबानी ने, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि इंसान कितना भी पैसा कमा ले शो ऑफ करने की आदत तो नहीं जाती। और अंबानीज की वेडिंग का तो तुम्हें फिर भी पता है, इन सारे बाकी के बिलियनियर्स का तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अपनी शादियों में ये क्या क्या कर जाते हैं। इतना शायद जितने कुछ छोटे देशों का जीडीपी भी नहीं होगा। कर्नाटका के एक माइनिंग कंपनी के मालिक गली जनार्दन रेड्डी, जिनकी खुद की नेटवर्थ बिलियंस में है, उन्होंने 2016 में अपनी बेटी की शादी में 5 दिन के अंदर 550 करोड़ रुपए खर्च दिए थे, जिसमें से 17 करोड़ की तो सिर्फ उनकी बेटी की वेडिंग ड्रेस ही थी। नारायण मूर्ति जो अपने एम्प्लॉइज को 70 घंटे काम करवाना चाहते हैं, पर अपने 4 महीने के पोते को 250 करोड़ के शेयर्स ऐसे ही दे देते हैं। और ऐसा क्रेजी सा दिखने वाला अमाउंट आखिर ये बिलियनियर्स खर्च करे भी क्यों ना? अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो दीपेंद्र गोयल 4.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खरीदे या दिल्ली में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई क्या ही कह सकता है। अब इस बात से तो मोस्टली लोग अग्री करेंगे ही कि शायद लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स पैसा कमाना ही होता है, ताकि हम अच्छी लाइफ जी सके, अपनी फैमिली को अच्छी लग्जरी प्रोवाइड कर सके। और अगर गलती से बिलियनियर बन गए तो अपनी कुछ माइंड बेंडिंग सुपर ह्यूमन फैंटेसीज को पूरा कर सके। बट लेट मी टेल यू, सारे बिलियनियर जैसे नहीं होते। पैसा है तो उसको उड़ाना है, ये सबकी सोच नहीं है। क्योंकि जहां कुछ दिन पहले गौतम अडानी के बिजनेस कॉम्पिटिटर मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, पूरी दुनिया के मोस्ट फेमस लोगों को इनवाइट किया था, तीनों खान को एक स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया था। गौतम अडानी के पास भी अपने बेटे जीत की शादी में अपनी वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस दिखाने का मौका तो था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट उनके बेटे की शादी तो फैमिली मेंबर्स के बीच बड़े ही सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से हुई। अब ये तो नहीं पता कि बेचारे जीत की इसमें कितनी मर्जी थी, पर गौतम अडानी ने इस जेस्चर से पैसों को बचाने के तरीके से लोगों का दिल जरूर जीत लिया। गौतम अडानी ने अपने बेटे की शादी बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से की है, क्योंकि अंबानी की वेडिंग के बाद तो लोग शायद एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि अब एक और वेडिंग, एक और हफ्ते हमारी न्यूज फीड को ओवरटेक करने वाली है। एक महाकुंभ तो हो गया, बताया जा रहा है कि जीत की शादी है, तो क्या उसमें भी देश दुनिया से लोगों का एक महाकुंभ आएगा? जिससे लोग ज्यादा इंप्रेस थे नहीं, इनफैक्ट शायद कुछ हद तक जेलस और इरिटेटेड भी थे। तो गौतम अडानी ने तो पैसे बचा लिए, थोड़ी इज्जत भी कमा ली, पर इज्जत कमाने का, लोगों के मन में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने का इस तक का एक टेम्पलेट सेट है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के कुछ ऐसे बिलियनियर्स की जिससे जेलेसी और हेट्रेड रखना तो दूर, लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पैसे को हद से ज्यादा इवल माना जाता है, लोग इन बिलियनियर्स को अपना आइडियल मानते हैं। शायद उनके एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट या बिजनेस एक्यूमेन की वजह से नहीं, बट उनकी जेनरोसिटी, पर्सनालिटी और ह्यूमिलिटी की वजह से। रतन टाटा तो जाने ही जाते थे अपनी फिलैंथ्रोपी वर्क और डोनेशंस की वजह से। उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए
वो तट पर रहते थे। क्योंकि 2010 में उन्होंने 220 करोड़ रुपए कैंसर ट्रीटमेंट की रिसर्च के लिए डोनेट किए थे। पैंडेमिक के समय 1500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट फंड्स में डोनेट किए थे। इनफैक्ट रतन टाटा अब तक अलग अलग फील्ड्स में $1 बिलियन से ज्यादा की डोनेशन कर चुके हैं। रतन टाटा थे इंडिया के सबसे ज्यादा लव्ड फिगर्स, बिलियनियर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट में से। एंड इसका कारण सिर्फ उनकी डोनेशंस नहीं, उनके परिवार की हिस्ट्री, देश के लिए उनके कंट्रीब्यूशंस थे। I'm very proud of India and I'm proud to be an Indian. I love my country here. I feel proud of what we do. I feel sad for what we don't do. ये सेम चीज हम विप्रो के फाउंडर असीम प्रेम जी के लिए भी कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी वेल्थ का मेजॉरिटी हिस्सा डोनेट कर दिया है। इनफैक्ट 2020 में तो उन्होंने हर दिन 22 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इतनी तो ना जाने कितने लोगों की पूरी जिंदगी की, पूरे खानदान की कमाई नहीं होती। बिनी बंसल, शिव नादर, कुमार बिरला, इवन निखिल कामत भी, इन्हें इंडियन बिलियनियर्स का गुड बॉय टैग शायद दिया जा सकता है, क्योंकि लोगों की नजरों में इनकी क्लीन, पॉजिटिव, गुड बॉय इमेज तो बनी हुई है। पर जब तुम्हारे पास पैसा ही इतना हो तो तुम कितनी भी डोनेशन कर लो, तुम्हारे पास उड़ाने के लिए बच ही जाता है। शिव नादर ने 2014 में अपनी बेटी को 115 करोड़ का मैंशन गिफ्ट किया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बिलियनियर फाउंडर आधार पूनावाला ने अपने बेटे को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए 9 करोड़ रुपए खर्च किए एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास को बैटमोबाइल की तरह दिखने वाली कार में कस्टमाइज करने के लिए। एंड आई नो शायद मेरी तरह तुम्हारे मन में भी यही सब चल रहा है कि अगर इतना पैसा हमारे पास आ जाए तो डोनेशन की हम बाद में सोचेंगे, पहले अपने सारे शौक पूरे करेंगे। क्योंकि इतना पैसा होने के बावजूद ये काम ना की जाए, अच्छी लग्जरियस लाइफ ना जी जाए, तो उस वेल्थ का क्या ही फायदा होगा ना। एंड डोंट वरी, जैसा मैंने कहा था इंडियन बिलियनियर्स की इस लिस्ट में तुम्हें हर तरह के नमूने दिखेंगे, वो हमारी तरह ही सोच रहे हैं। जैसे रेमंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौतम सिंघानिया, जो शायद हमारी तुम्हारी तरह ऑफिस में फॉर्मल्स पहनने के लिए मजबूर है, वो भी अपनी ही कंपनी में $1 बिलियन की नेटवर्थ से ज्यादा होने के बावजूद। क्योंकि ऑफिस आवर्स खत्म होते ही गौतम सिंघानिया तुम्हें स्पोर्ट्स वेयर में दिखेंगे, हर वो काम करते हुए जो तुमने सोचा होगा कि एक बिलियनियर करता है। जैसे एक पूरा रेस सर्किट ओन करना, जहां वो शाम को ऑफिस के बाद अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं और हर एक 20-21 साल के लड़के के सपने को जीते हुए सुपर लग्जरियस स्पोर्ट्स कार में ड्रिफ्टिंग करते हैं। शौक इतने रईस और नॉर्मल इंसान से दूर कि सिर्फ अपनी गाड़ी में अपने रेस ट्रैक में ड्रिफ्टिंग नहीं, वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ड्रिफ्ट करते हुए कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं। और 20-21 साल के लोगों की तरह उनका भी सपना शायद रहा होगा कि अपने दोस्तों के साथ एक लग्जरियस वेकेशन पे जाए, तो वो सपना गौतम सिंघानिया ऑलमोस्ट रोज जीते हैं। और जब बैड बॉय बिलियनियर नमूनों की बात हो तो विजय माल्या का नाम तो आना बाकी है। विजय माल्या, जिनकी इंडिया में सारी कंपनीज डूबने के बावजूद, देश से भागने तक की नौबत आने के बावजूद 2022 तक उनकी नेटवर्थ $1.2 बिलियन थी। उन्हें भी लग्जरी कार्स, पार्टीज, ब्यूटीफुल वुमेन, इनका कुछ ज्यादा ही शौक है। इवन इंडिया से भागने के बावजूद लंदन में बैठे विजय माल्या अपनी F1 कार्स को शो ऑफ करते हैं। और अब भले ही विजय माल्या कितने ही पॉडकास्ट पर चले जाए, अपनी इमेज करने की कितनी भी कोशिश कर ले, इतने क्रिमिनल केसेस लगने के बाद भी, वो 9 साल बाद भागने से इंडिया के बाद भी एक लग्जरियस लाइफ तो जी रहे। तो ये सब सुनकर, इतने चर्चे, इतने किस्से सुनने के बाद शायद ये लगे कि एक बिलियनियर होना ही कितनी लाजवाब लाइफ की अल्टीमेट अचीवमेंट है। शायद लोग गलत बोलते थे, मनी इज द अल्टीमेट थिंग टू ओन, पैसा ही सब कुछ होता है। पर ये तो बिलियनियर लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, उसकी एक ब्राइट साइड है। क्योंकि इन्हीं बिलियनियर्स की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में सुनकर शायद तुम भी कभी बिलियनियर ना बनना चाहो। एक डार्क साइड, एक अनहर्ड साइड ऑफ बीइंग अ बिलियनियर, एक ऐसा वॉइड जिसको शायद पैसे से कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता। अभी कुछ समय पहले आईपीएल के टाइम पर संजीव गोइंका की ये क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गई, जहां वो अपनी आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के तब के कप्तान केएल राहुल को एक मैच हारने के बाद डांट रहे थे। अब गोइंका साहब के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, उनकी टीम इतनी बुरी तरीके से मैच हार रही है, तो गुस्सा आना लाजमी है और इमोशंस में बहकर थोड़ा इधर उधर निकल जाना थोड़ा समझ भी आता है। तो 1000 करोड़ तो अभी आपके अभी तक लग गए? 1200 लगे। 1200 और 2 साल में और समझ लीजिए कि और 400 लग जाएंगे। पर संजीव गोइंका को तो आईपीएल की टीम ओन करते हुए भी 5-6 साल ही हुए हैं। दूसरी तरफ है नीता अंबानी, जो 18 साल से मुंबई इंडियंस के मैचेस देखने आ रही हैं, जिसमें से मुंबई ने 5 टाइटल जीते जरूर, पर बाकी के 13 सीजन में कभी नीता अंबानी को रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या पर इस तरह से गुस्सा करते हुए, उनको डांटते हुए तो नहीं देखा गया। हाँ, मैच हारने के बाद वो खुद भले ही कितनी परेशान दिखे, पर प्लेयर्स पर चिल्लाने की खबरें तो कभी नहीं आई थी मुंबई इंडियंस के कैंप से। एंड इसीलिए संजीव गोइंका को शायद आइडिया भी नहीं था कि वो कितना भी पैसा कमा
कमा लें, कितनी भी इज्जत कमा लें, कितने अच्छे बिजनेस कर लें, जब पब्लिक इमेज खराब होती है तो बच्चा बच्चा तुम पर मजाक बनाता है। जब तुम्हारी सोशल मीडिया इमेज की धज्जियां उड़ती हैं तो भले ही तुम्हारी नेटवर्थ 8,000 करोड़ क्यों ना हो, अपनी इमेज सुधारने का, पब्लिक परसेप्शन को इंप्रूव करने का, नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश तो तुम भी करोगे। और संजीव गोयनका ने भी यही किया, फिर चाहे पॉडकास्ट पर जाकर ये बताना हो कि वो कितने अच्छे इंसान है। हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल आप सर्वेंट्स को भी आप कह के बुलाते हैं, या फिर इंटरव्यूज में कवर अप करने के लिए केएल राहुल की तारीफ करना हो। देखिए केएल मेरे लिए हमेशा से फैमिली रहे हैं और फैमिली ही रहेंगे। तो बचपन से चाहे लोग बोलते हो कि पैसा इतना कमाओ कि लोग क्या बोले उसकी चिंता ही ना करनी पड़े, वो बात तो संजीव गोयनका का एग्जांपल देख के गलत प्रूफ होगा। क्योंकि जब 4 बिलियन की नेटवर्थ वाले इंसान को दुनिया उसके बारे में क्या बोल रही है उससे फर्क पड़ता हो, तो मैं और तुम तो कौन ही है। अब विजय माल्या को भी भले ही 9 साल लगे, पर राज शवानी के पॉडकास्ट पर आकर अपनी इमेज व्हाइट वॉशिंग की कोशिश तो उन्होंने भी करी। पैसा लूट के भाग गया, क्या पैसा, क्या लूट। अब अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो ट्विटर पर जाकर कभी ये ट्वीट्स चेक करना। भैया लोग ये तक लिख रहे हैं कि विजय माल्या सालों से इनोसेंट थे, उनको तो इंडियन गवर्नमेंट ने बुली और एक्सप्लॉइट किया। तो पैसा तुम्हारे पास कितना भी हो जाए, कुछ चीजों को पैसा फिक्स नहीं कर सकता। कुछ चीजों से मैं और तुम उतना ही सफर कर रहे हैं जितना इंडिया के ये 250 बिलियन है। अब निखिल कामत भले ही उन 250 में से एक है, पर अपनी गर्लफ्रेंड या कहें अलेजेड गर्लफ्रेंड के साथ घूमना तो उन्हें बैंगलोर की टूटी सड़कों पर ट्रैफिक के बीच में ही पड़ रहा है। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि फैमिली ड्रामा, प्रॉपर्टी पर लड़ाई, ये तो तब होता है जब आप मिडिल क्लास होते हो। हजारों करोड़ के बिजनेस वाली फैमिलीज में कहां एक दूसरे से कुछ करोड़ रुपए के लिए लड़ने का टाइम होगा। तो बता दूं, गौतम सिंघानिया, हिंदुजा फैमिली, अंबानी ब्रदर्स, कल्याणी फैमिली और मोदी फैमिली, इन सब ने ही प्रॉपर्टी के लिए लीगल बैटल्स झेले हैं, जो सालों तक तो चले ही, पर उनकी रेप्यूटेशन और पब्लिक इमेज पर एक परमानेंट डेंट मार गए। फॉर एग्जाम्पल, गौतम सिंघानिया ने तो अपने सगे बाप को घर से निकाल दिया था, उस बाप को जिनसे उन्होंने रेमंड कंपनी इनहेरिट करी थी, जिनसे उन्होंने बिजनेस करना सीखा था। He's thrown me out of my own house. अपने बेटे को अमीर बनना तो सब देखना चाहते हैं, और विजय पथ सिंघानिया ने देखा भी। उनका बेटा बिलियनियर बन भी गया, पर उनके जीवन की स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी, क्योंकि आज उन्हें रेंट पर रहना पड़ रहा है। और फैमिली डिस्प्यूट से ना तो सिंघानिया फैमिली बची ना अंबानी। 2004 में अनिल और मुकेश अंबानी का बिजनेस और प्रॉपर्टी सेटलमेंट तो हो गया, पर जहां एक भाई एशिया का रिचेस्ट आदमी बन गया, वो भी $100 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ के साथ, तो वहीं छोटे भाई अनिल अंबानी ने 53 बैंक से 47,000 करोड़ का लोन लेने के बाद बैंकरप्सी फाइल कर दी। और अनिल अंबानी का एग्जांपल तो लोग आज नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं, शायद एक वार्निंग देने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अनिल अंबानी की बात करने में आज लोगों को उतना इंटरेस्ट है भी नहीं। एक समय था जब लोग उनके बारे में अच्छी बातें करते थे, एंड उसी तरह आज जो भाई सक्सेसफुल हो गया, बात तो उनके बारे में भी लोग आज अच्छे से नहीं करते। अब बेचारा मुकेश अंबानी प्री वेडिंग में बेटे की वो भी नाच रहा है लेडी संगीत में। अब आदमी तो घटिया ही नाचता ना यार, उसमें कमेंट भाई देख लो पैसों से टैलेंट नहीं आता, मुकेश भाई से ज्यादा इनकी तोंद उछल रही है। अब इसको तुम प्रैक्टिकल होना कहो, या फिर एक वेल्दी रिच बिलियनियर की इनसिक्योरिटी, जेलसी का एक मैनिफेस्टेशन कहो। लेकिन आप लोग पता हम लोग सबसे ज्यादा किसको ट्रोल करते हैं? पूरा देश मिलकर सबसे ज्यादा हम किस पे मीम्स बनाते हैं? अंबानी फैमिली पे, क्योंकि हम उनका और तो कुछ उखाड़ नहीं सकते। जो कि शायद एक नॉर्मल ह्यूमन फिनोमेना है, या कहें कि एक इंडियन फिनोमेना, जो अनंत अंबानी की शादी में देखने को मिला। अरे मालिक, ऐसे कैसे? मम्मी पापा की झांगों पे बैठ के एंट्री करनी थी ना, हाथ तो ऐसे पकड़ रखे हैं माँ बाप ने इसके, जैसे भैया इसको कोई मेले में से अगुआ करके ले जाए। 2024 में जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी की 50 बिलियन की नेटवर्थ रातों रात उड़ गई, तब भी ज्यादातर इंडियंस गौतम अडानी का ये एकदम से आया हुआ डाउनफॉल देखकर मजे ही ले रहे थे। ट्विटर पर अरेस्ट अडानी और अडानी स्कैम के हैशटैग्स तक वायरल हो रहे थे। 1 मिनट नहीं लगा लोगों को भूलने में कि गौतम अडानी, अंबानी जैसे बिजनेसेस हमारे देश के लिए कितना बड़ा जीडीपी एसेट है, कितने लोगों के घर लिटरली अंबानी अडानी के बिजनेस से चल रहे हैं। और सबसे शॉकिंग चीज तो ये कि गौतम अडानी तो एक्सट्रावेगेंटली अपनी नेटवर्थ को शोकेस भी नहीं करते, हर साल करोड़ों की डोनेशन और चैरिटीज भी करते हैं, पर तब भी जनता में उनकी इमेज रतन टाटा जितनी साफ, या कहें वो गुड बॉय होली बिलियनियर्स के तबके में नहीं आती। जो प्यार और रिस्पेक्ट लोग श्रीधर वेम्बो और आनंद महिंद्रा को देते हैं, वो विजय माल्या को नहीं मिलता। और इसका उन्होंने कितनी फिलैंथ्रोपी करी उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केरला के सबरीमाला टेम्पल को तो पूरी की पूरी गोल्ड रूफ विजय माल्या ने डोनेट करी हुई है। पर शायद विस्की बेचकर अमीर होने
से इंडियन ऑडियंस का दिल नहीं जीता जाता, अपनी वेल्थ को शोकेस करके इंडियन ऑडियंस की गुड बुक्स में नहीं आया जाता। और अगर तुम बहुत कम समय में बहुत अमीर बन चुके हो, तुम्हारे पॉलिटिकल कनेक्शंस है जो तुम्हें ऑब्वियसली हेल्प कर रहे हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम पर्दे के पीछे देश के लिए कितने अच्छे काम कर रहे हो। जनता को हमेशा तुमसे एक जेलसी, इनसिक्योरिटी रहेगी, और अगर गलती से तुम्हारा कोई अमीर बनने का शॉर्टकट या स्कैम सामने आ गया, फिर तुम्हारा ट्रायल यहाँ कोर्ट नहीं जनता करती है। जैसे बाइजू रविंद्रन को जनता डिक्लेयर ही कर चुकी है वो कितना सेल्फिश और स्टूपिड है, $22 बिलियन की कंपनी को डुबाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। तो मत करो काम, 2 हफ्ते से जीरो में बैठे हुए हो यार। सर तो उस बात पे डिजाइन थोड़ी कर देंगे। पर जहां विजय माल्या को हेट इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपनी नेटवर्थ मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ विस्की या शराब बेचकर कमाई थी। माल्या ने पिता से विरासत में मिले शराब के कारोबार को दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ाया। इन माय ओपिनियन बाइजू रविंद्रन को मिल रही इंटरनेट हेट के पीछे का अंडरलाइंग रीजन है उनका एक कंपैरेटिवली न्यू इंडस्ट्री में अमीर बनना। क्योंकि कुछ नया करके, किसी नई चीज में काम करके कोई अगर अमीर हो जाए तो हम इंडियंस उसको चीयर तो करते हैं, पर उसके डाउनफॉल पे सबसे ज्यादा मजे भी हम ही लेते हैं। अरे हमें तो पता ही था, कहने वाले लोगों की कमी थोड़ी है इस देश में। एडटेक में शायद वो पहले इंडियन थे जो एक बिलियनियर बने, एंड पीपल सिंपली कुड नॉट डाइजेस्ट दैट। एंड मैं यहाँ बाइजूस के डाउनफॉल को, उनकी प्रैक्टिसेस को डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। हमारा काम तो बस ये पता लगाना है कि जब पैसों का अमाउंट बैंक में नेटवर्थ में सेम है, तो कुछ बिलियनियर्स को इतना प्यार क्यों मिलता है और कुछ को भर के सिर्फ नफरत। और इस वीडियो को रिसर्च करते हुए मुझे ये लगा कि रिलेटेबिलिटी एक वो फैक्टर है जिससे लोग बिलियनियर की इज्जत करनी है या नफरत ये डिसाइड करते हैं। श्रीधर वेम्बू की हम्बलनेस, रतन टाटा की मोडेस्टी से लोग शायद रिलेट ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू विजय माल्या की एक्सट्रावेगेंट पार्टीज और गौतम सिंघानिया के लग्जरी स्पोर्ट्स का। और ये कुछ हद तक सही भी है, पर अगर ऐसा सच में है तो फिर पतंजलि के को फाउंडर आचार्य बालाकृष्णा को इंटरनेट पर इतनी हेट क्यों मिलती है? लोग तो उन्हें भी स्कैम और डोंगी कहते हैं। तो क्या लोगों को एक आचार्य की तरह दिखने वाले, आचार्य नाम रखने वाले इंसान के बिलियनियर बनने से भी दिक्कत है? हाँ, भले ही फैमिली ड्रामा, तुम्हारी पब्लिक इमेज और कुछ पर्सनल दिक्कतों को पैसा सॉल्व नहीं कर सकता, पर सच तो ये भी है कि अगर इसके बावजूद तुम्हें आज 8,000 करोड़ का मालिक बनने का मौका दिया जाए तो तुम खुशी खुशी उस पैसे को ले लोगे। तो सोचने वाली बात है ये कि इन लोगों ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? क्योंकि है तो उनके पास भी वही 24 घंटे जो मेरे तुम्हारे पास है, पर ये समझना जरूरी है कि दीपिंदर गोयल के 24 घंटे और मेरे तुम्हारे 24 घंटे सेम नहीं होते। इसीलिए शायद एक बिलियनियर के लिए ये कहना आसान है कि हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, ऑनेस्टी, इंटेंसिटी से काम करना काफी है अमीर बनने के लिए। तो मेहनत से, लगन से, जुनून से बिलियनियर बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। पर ये तो तुम्हें भी पता है कि ये सच नहीं है। तो आओ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि एक बिलियनियर या ये कहें कि फिल्दी रिच बना कैसे जाता है। अगर तुम इंडिया के टॉप 100 बिलियनियर्स की, उसके नीचे आने वाले मिलियनियर्स की भी कुछ हद तक लिस्ट देखो तो एक बात तो साफ है, वो ये कि नौकरी करके, सेविंग्स करके 8,000 करोड़ रुपए कमाना तो नामुमकिन है। 100% ऑफ दीज बिलियनियर्स या तो एक बिजनेस रन करते हैं या किसी कंपनी में इक्विटी होल्ड करते हैं। एंड सोचना भी मत कि तुम या मैं एक नौकरी करके बिलियनियर बन सकते हैं, इन सबको गलत प्रूफ कर सकते हैं। अपने फेमस ट्विटर थ्रेड हाउ टू गेट रिच में यूएस एंटरप्रेन्योर नवल रविकांत बताते हैं कि तुम अपने टाइम रेंट करके कभी अमीर नहीं बन सकते। उसके लिए तुम्हें चाहिए इक्विटी या किसी बिजनेस का एक पार्ट। और विजय माल्या जैसे नाम सुनकर तुम्हें भले ही बिलियनियर बनना बड़ा फ्लैशी लगे, सच तो यह है कि ज्यादातर बिलियनियर्स इतने बोरिंग बिजनेसेस करते हैं जिन्हें मैं और तुम शायद शुरू करने का कभी सोचे भी ना। हाँ, नो डाउट इन नॉन ग्लैमरस बिजनेसेस का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ग्लैमरस है। जैसे कुशल पाल सिंह जो डीएलएफ के ओनर हैं, उन्होंने 3 दिन में 7,000 करोड़ रुपए के फ्लैट बेचे, जब उनकी कंपनी के सेक्टर 76 के प्रिवाना साउथ लग्जरी अपार्टमेंट्स में ऑलमोस्ट 1100 घर बिक गए। और अगर कोई बोरिंग बिजनेस करके इतने पैसे कमा सकता है तो वो अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने पर फोकस करेगा, ना कि अपने बिजनेस को। कुमार बिरला के बेटे आर्यमन बिरला के पास तो ऑप्शन भी था, वो तो आईपीएल में सिलेक्ट तक हो चुके थे, पर सालों मेहनत करने के बाद, अपनी वर्थ को प्रूव करने के बाद अगर वो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर भी बन जाते तो भी आज के सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत के 27 करोड़ की वर्थ से ज्यादा पैसे वो एक दिन में अपने परिवार का बोरिंग बिजनेस करके कमा लेते। और उन्होंने किया भी वैसा ही। एक यंग एज में क्रिकेट को अलविदा कह दिया और इन्वॉल्व हो गए अपने फैमिली बिजनेस में। और यही सेम काम किया उनकी बहन कुमार बिरला की बेटी अनन्या बिरला ने। सालों तक अपने पैशन को फॉलो किया, म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमाया, म्यूजिक डीजे की लाइफ जी, पर अल्टीमेटली उस सब को पूरा करके छोड़ छाड़ के आना तो उन्हें भी पड़ा अपने बोरिंग फैमिली बिजनेस में। क्योंकि क्रिकेट खेलकर, म्यूजिक करके, डीजे बन के बिलियनियर बनना शायद नामुमकिन है। हाँ, वो बात अलग है कि उनका बिलियनियर बनना कहीं ना कहीं तक इज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इनहेरिटेंस, जो कि आकाश अंबानी, जीत अडानी और रोशनी नदर के लिए भी सच है। पर सच तो ये भी है कि इनके पिताओं ने भी, इनके परिवार ने भी शायद खुद से बिजनेस स्टार्ट नहीं किया
था, उन्होंने भी अपना फैमिली बिजनेस ही इनहेरिट किया था। फिर चाहे वो कुमार बिरला हो, इंडिया की रिचेस्ट वुमेन सावित्री जिंदल हो, या फिर अनिल और मुकेश अंबानी हो। अब 8,000 करोड़ कमाने में 2-3 जनरेशन तो लगी जाती हैं। हाँ, इस लिस्ट में कुछ बिलियनर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स को इस्तेमाल करके उस पर कैपिटलाइज करके अपना बिलियनर स्टेटस अचीव किया। संजीव बिखचंदानी इंडिया के इंटरनेट बूम में एंट्री करने वाले, उसका पोटेंशियल पहचानने वाले, उसका फायदा उठाने वाले शायद पहले कुछ एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे। आज उनकी नेटवर्थ $3 बिलियन से ज्यादा है। निखिल कामत ने तो स्कूल भी पूरा नहीं किया। 2010 में निखिल ने अपने भाई नितिन के साथ मिलकर स्टॉक ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा शुरू किया, जिसकी वैल्यूएशन आज लगभग $4 बिलियन है। तो एक बिलियनर बनने के लिए एक फैमिली लेगेसी बिजनेस ज्यादा आसान है या फिर एक मॉडर्न ट्रेंड को, टेक्नोलॉजी को यूज करना? इसका कोई फिक्स आंसर तो तुम्हें शायद ना मिले, क्योंकि एक बिलियनर बनने का भी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जो सवाल तुम्हें शायद पूछना चाहिए वो ये कि क्या सिर्फ बिलियनर बनने का सपना तुम्हें अपने मन में रखना चाहिए, या सच में पूछना कि क्या बिलियनर का टैग उतना जरूरी और कूल है भी या नहीं? क्योंकि 8,000 करोड़ तो सिर्फ एक फिगर है, एक माइलस्टोन है। डॉलर ऊपर नीचे जाएगा, ये माइलस्टोन भी ऊपर नीचे जाएगा, जिसे दुनिया सेलिब्रेट करती है। उस पर्टिकुलर नंबर का अपने आप में कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, शायद थोड़े पॉलिटिकल कनेक्शन बन जाए, थोड़ी बहुत पावर आ जाए, और शायद तुम वो मटेरियलिस्टिक चीजों को एंजॉय कर पाओ जिसका बचपन से सपना था। पर 8,000 करोड़ ना तुम्हारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं, ना तुम्हारा पर्सनल लाइफ का ड्रामा। इनफैक्ट एक बिलियनर के लिए तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, फैमिली रिलेशनशिप, डायनामिक्स, प्रॉपर्टी के स्टेक्स और भी ज्यादा है। उन पर लोगों की नजरें हैं, उनके काम पर, उनके नाम पर ना जाने कितने लोगों की जिंदगी डिपेंडेंट है। इसलिए शायद सिर्फ अमीर होना फ्लेक्स नहीं है, बीइंग रिच एंड इनविजिबल इज द रियल फ्लेक्स। जहां तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो हो, पर तुम्हारे काम को, तुम्हारे शौक को, तुम्हारी हरकतों को जज करने वाले लोग तुम्हारे पास ना। एंड ये थी इंडियन बिलियनर्स के बीच के एक कंपैरिजन, थोड़े फन इंटरेस्टिंग तरीके से। तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या सोचना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि ये वीडियो तुम्हें इतनी ही पसंद आएगी, इसे चेकआउट करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।